दोस्तों, पिछली बार हमने देखा कि ब्रूहण औषध में ब्रूहण के लिए स्नेह अत्यधिक आवश्यक है और ब्रूहण औषध के बगैर आहार पर अत्यधिक निर्भर रहता है, क्योंकि धातुओं का पोषण औषध से अधिक आहार रस करता है। दोस्तों, आज हम देखेंगे यदि औषध की आवश्यकता पड़ती है तो किस तरह के औषध का प्रयोग किया जाता है। सामान्य रूप से जो ब्रूहण औषध रहते हैं उनके गुण कर्म आदि कुछ इस तरह से होते हैं। सामान्य उसका रस यानी कि उसका टेस्ट, रस के विवरण हम अगले वीडियो में देखेंगे। सामान्यतः वे मधुर यानी कि मीठे, थोड़े से खट्टे और नमकीन, इस तरह के स्वाद वाले द्रव्य अधिकतर ब्रूहण करते हैं, क्योंकि यह कफ बढ़ाते हैं और कफ अधिकतर धातुओं के समान रहता है। उसके गुण जो है वो कफ और यथा धातु के समान रहता है। जैसे कि यदि रस का क्षय हुआ तो रस को पूर्ण करने के लिए ऐसे औषध की आवश्यकता रहती है जिसके गुण रस धातु के समान हो। यदि रक्त का हुआ तो रक्त के समान हो। मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र के लिए भी यही लागू होता है। वीर्य, वीर्य अधिकतर मंद और शीत, क्योंकि शीत यह ऐसा गुण है जो कि शरीर का धारण करता है, शरीर को बनाता है। यदि उष्णता आती है तो वह पित्त की वृद्धि करता है, वह अन्य धातुओं का पाक या दोषों का पाक शुरू कर देता है। जब शरीर में अधिक दोष हो तो पहले दोष का पाचन होता है, यदि दोष ना मिले तो फिर धातुओं का पाचन होने लगता है। तो ब्रूहण के लिए अधिकतर शीत और मंद ऐसे द्रव्यों की आवश्यकता रहती है जिनका विपाक अधिकतर मधुर या अम्ल रहता है, जो कि कफ की वृद्धि करता है। कभी कभार कुछ ऐसे औषध द्रव्य भी रहते हैं जो कटु विपाकी होने के बावजूद धातुओं का पोषण करते हैं। ये कौन से द्रव्य होते हैं, कब प्रयोग करने चाहिए, यह रुग्ण की परिस्थिति के अनुसार, रुग्ण के रोग की स्थिति के अनुसार चिकित्सक उसकी योजना करते हैं। यह ऐसे औषध होते हैं जो अधिकतः वायु और पित्त के या तो शमन करते हैं या फिर वायु का अनुलोमन कराते हैं। यहाँ पर वायु के अनुलोमन से न केवल वायु का, परंतु वायु के ऊपर जो भी निर्भर रहता है इन सारी चीज़ों की या भावों की प्राकृत गति भी, जैसे कि मल, दोष, अन्न, धातु की गति, प्रवृत्तियां जैसे कि निद्रा, उद्गार, क्षौथ आदि, इसका भी सुखपूर्वक प्रवर्तन होता है। यह एक बात खास और ध्यान रखने जैसी ये होती है कि जिनको भी ब्रूहण की आवश्यकता रहती है उनके लिए जो भी औषध या आहार जिसे औषध के रूप में प्रयोग करना हो वह अग्नि की अपेक्षा लघु होनी चाहिए। जिनको भी ब्रूहण की आवश्यकता रहती है उनको यह जरूरी है कि उनको जो भी औषध दिया जा रहा है, जो भी स्नेह दिया जा रहा है या जो भी आहार दिया जा रहा है वह न केवल धातु की पुष्टि करता है, परंतु रुग्ण की जो भी अग्नि की स्थिति रहती है उस स्थिति के अनुकूल वह अपेक्षा लघु होना चाहिए। कभी कभार ऐसा भी रहता है कि जब रुग्ण अन्न लेता है तब अग्नि मंद या विषम होने के कारण आम बनता है, और आम बनने के कारण आगे अन्य रस और धातु न बनने के कारण रुग्ण को
ब्रूहण की आवश्यकता लगती है। किंतु ऐसी परिस्थिति में यदि आम अधिक बन रहा है, ऐसी परिस्थिति में दीपन पाचन, ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर यदि दीपन और पाचन औषध की योजना करें तो अन्न में से आहार रस और अन्य धातुएं उचित रूप से बनने के कारण दीपन पाचन औषध ब्रूहण के गुण वाले न होने के बावजूद भी ब्रूहण का कार्य करेंगे। ऐसी परिस्थितियों में दीपन पाचन औषध ब्रूहण औषध की तरह प्रयुक्त होते हैं। यह औषध कैसे, किस तरह से, किस रुग्ण को जाएंगे, यह चिकित्सक योजना करते हैं। ऐसे औषध किस तरह के होंगे, किस प्रकार के रहते हैं, कौन से गण के हैं, ये कुछ इस तरह से है। जैसे कि जीवनीय गण, ब्रूहणीय गण, बल्य, हृदय। यह गण, जो हृदय गण होता है वह अधिकतर अम्ल द्रव्य से निर्मित किया गया है। यह द्रव्य हृदय इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह इंद्रिय को प्रिय रहता है, इंद्रिय का बोधन रहता है। हृदय को उचित होने के कारण और हृदय रस धातु का मूल होने के कारण यह सीधा रस धातु पर भी कार्य करते हैं। तो जिस भी रुग्ण में रस धातु के संदर्भ में कोई विकृति रहती है तो उन्हें हृदय औषध प्रयोग में लाया जा सकता है, जिसकी वजह से रस धातु उचित बनने के कारण उसके ब्रूहण का क्रम, उस रुग्ण के ब्रूहण का क्रम यहाँ से शुरू होगा और इस तरफ जाएगा। जिस रुग्ण को आम की अवस्था होती है उस रुग्ण को दीपन पाचन औषध से ब्रूहण का क्रम आम से शुरू होकर के शुक्र की ओर जाएगा। जिस रुग्ण की जठराग्नि ही मंद रहती है, जिस रुग्ण की जठराग्नि ही मंद रहती है, उसका भोजन ही अल्प रहता है, तो उसकी जठराग्नि ठीक करने पर यह क्रम यहीं से ठीक हो जाएगा। अन्न उचित रूप से रुग्ण लेना शुरू करेगा और अन्य धातुओं की पुष्टि होना आरंभ हो जाएगा। ठीक वैसे ही तृप्तिघ्न गण, यह ऐसा गण है जो यहाँ पर कार्य करता है। यह गण तृप्तिघ्न यानी जिसको अल्प मात्रा में भोजन करने पर ही तृप्ति का अनुभव होता है, वैसे रुग्ण को तृप्तिघ्न गण के औषध से चिकित्सा करी जा सकती है। तृप्तिघ्न गण के कितने औषध कब, कहाँ, कैसे प्रयुक्त करने, यह चिकित्सक योजना करता है। कभी कभार एक अथवा अधिक औषध भी प्रयोग में लाते हैं। स्तन्य जनन गण, स्तन्य जनन गण भी सामान्यतः इस तरह के औषधों से बनाया गया है। शुक्र जनन गण, स्नेहोपग, अनुवासनोपग, यह दो गण इस तरह के गण हैं जो स्नेहन और अनुवासन यानी कि स्नेह द्रव्य को शरीर में कितना अधिक सरलता से पहुंचाया जाए, या फिर यूं कह लें कि यह जो क्रम है अन्न से लेकर के शुक्र तक का जो भी क्रम है वह कितना अधिक शक्तिशाली बनाया जाए या उसकी कार्मुकता कितनी तीव्र बनाई जाए, यह दो गण वह कार्य करेंगे, अनुवासनोपग और स्नेहोपग। अनुवासनोपग यह एक प्रकार की बस्ती का गण है। यह गण अनुवासन बस्ती के लिए बनाया गया है।
दूसरा गण है मूत्र संग्रहणीय, पुरुष संग्रहणीय। यह गण तब आवश्यक रहता है जब किसी एक अथवा अधिक वजह से रुग्ण में अत्यधिक मात्रा में मल का क्षय होने लगता है, जैसे कि प्रमेह होता है जिसमें अत्यधिक मूत्र जाता है, पुरुष संग्रह जैसे कि अतिसार जिसमें अत्यधिक मात्रा में पुरुष जाता है। तो वैसे रुग्णों में मूत्र संग्रहणीय, पुरुष संग्रहणीय की मदद से मल और मूत्र इन दोनों को रोक करके उसका धातुओं का क्षय अटकाया जाता है, जिससे उसका एक तरह से ग्रहण होता है। दूसरा है श्रमकर। यह श्रमकर औषध अधिकतर इसी श्रेणी में समाविष्ट है। शोणित स्थापन। यह गण के औषध इस तरह से है कि जिस भी व्यक्ति को किसी एक अथवा अधिक वजह से सीधा शोणित क्षय हो जाता है, या जिन व्यक्तियों में शोणित स्वभावतः रक्त धातु स्वभावतः या फिर रक्त धातु का सार स्वभावतः ही कम रहता है, उनके लिए उनका क्रम जब यह औषध प्रयोग किया जाता है तब उनके धातु पोषण का क्रम औषध की मदद से यहीं से शुरू होता है और यहाँ तक जाता है। जब प्रजास्थापन और वयस्थापन। प्रजास्थापन औषध अधिकतर है शुक्र, मज्जा, रस इन धातुओं पर कार्य करने वाले औषध है, जो कि सामान्यतः इसी श्रेणी में समाविष्ट है। वयस्थापन गण। वयस्थापन गण के औषध वयस्थापन गण के औषध अधिकतर वैसे औषध है जो रसायन का कार्य करते हैं। रसायन यानी इस रस धातु का अयन, जैसे कि यह धातु के लिए कहा गया शब्द है रस धातु। अयन, अयन यानी पहुंचना अथवा पहुंचाना। यह औषध अधिकतर रस धातु का अयन कराता है, यानी रस धातु को एक जगह पहुंचाता है। रस धातु को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। ऐसे सारे औषध वयस्थापन गण के अंदर समाविष्ट किए गए हैं। जब भी यह होता है तो यह रस धातु, हमने जैसे आगे देखा था रस में से रक्त की निर्मित होती है, रक्त में से मांस की। जब यह नहीं होता है तब रस धातु का एक से अधिक धातुओं में आगे बढ़ना आवश्यक होता है, तो वह रसायन है। रसायन के कार्य से यह धातु पोषण का क्रम आगे बढ़ने लगता है और धातुओं की पुष्टि होने लगती है। इस तरह से यह भ्रूण औषध कार्य करते हैं। यदि रुग्ण की परिस्थिति हो तो उस तरह से कभी कभार चिकित्सक ऐसे औषधों से भी भ्रूण का कार्य करा लेते हैं जो स्वयं भ्रूण कार्य के योग्य नहीं होते हैं, जैसे कि लेखन, भेदन, छेदन या अन्य कोई ऐसे कई औषध है जो भ्रूण के योग्य न होने के कारण या सीधी तरह से भ्रूण न करने के कारण भी चिकित्सक की योजना के अनुसार
या रुग्ण की अवस्था के अनुसार जो भी चिकित्सक ने योजना करी है वह ग्रहण का कार्य करते हैं।